हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लेक्चर 1 में हम कई सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे और आज लेक्चर सेकेंड हमारा है। जो बच्चे हमारे लेक्चर फर्स्ट अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाइए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में और वहां पे हमारे लेक्चर फर्स्ट को अटेंड कीजिए और उसके बाद अभी हमारा लेक्चर सेकेंड अटेंड कीजिए। चलिए बच्चे, तो हम बनते हैं आज के लेक्चर सेकेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, कोई बच्चे अगर हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किए हैं और हमारे बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं अपने बारे में। माई सेल्फ चंदन सर, BCom and MCom qualified from BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड, एक्स नवोदयन। बच्चे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और पिछले 10 साल से लगातार कॉमर्स स्ट्रीम में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब तक कॉमर्स में 2500 प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं और उसमें से 500 प्लस स्टूडेंट BHU और ड्यू में सिलेक्ट हो चुके हैं। चलिए, तो आप भी अगर हमारे साथ इन सपने को साकार करना चाहते हैं, BHU और ड्यू में पढ़ने के सपने को, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। बच्चे देखिए, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रिवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। रिवेन्यू उसी समय रियलाइज हो जाता है जब हम गुड्स सेल करते हैं। हमने किसी को गुड्स बेचा, उसी समय हम मान लेते हैं मेरा रिवेन्यू जनरेट हो गया, हमारी अर्निंग हो गई, चाहे पैसा मिला हो चाहे मिलना बाकी हो। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू एक्यूरल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आपको बताए थे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बच्चे, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। According to this concept, revenue is deemed to be realized when the title or ownership of the goods has been transferred to the purchaser. Revenue उसी समय रियलाइज हो गया जब गुड्स का टाइटल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया गया। मैं सेलर हूं, मैंने बायर को बेच दिया गुड्स, टाइटल चेंज कर दिया, अब चाहे वो अभी पैसा दिया है चाहे देना बाकी है, मेरी रिवेन्यू जनरेट हो गई। चलिए देखते हैं। As per revenue recognition concept, advance received against sale is not recorded as sale. Advance received not recorded as sale. जैसे मान लो हम किसी बायर से एडवांस पैसा लिए, मतलब अभी उसको सर्विस नहीं दिए हैं और पैसा एडवांस लिए हैं, अभी वो मेरा रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि मैंने गुड्स का टाइटल चेंज नहीं किया है, बस अभी एडवांस लिए हैं। दिस इज नॉट अ सेल। इसलिए लिखा है एडवांस रिसीव अगेंस्ट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल। क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू। क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू। बच्चे, क्रेडिट सेल, मैंने गुड्स किसी को उधार में बेचा, मेरे लिए ये रिवेन्यू है। ऑन द डे ऑफ सेल्स आर मेड एंड नॉट व्हेन द अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम द बायर। मतलब क्रेडिट सेल, मैं किसी को उधार में गुड्स बेचा, जिस दिन बेचा उसी दिन वो मेरा रिवेन्यू कंसीडर कर लिया गया, चाहे पैसा अभी मिला हो चाहे मिलना बाकी हो। क्लियर? ओके, आई होप रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। एक बार एक लाइन में बता देता हूं। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रिवेन्यू मतलब गुड्स या सर्विस को बेच के जो पैसा मिलता है या मिलने वाला है, रिवेन्यू उसी समय रियलाइज हो गया जिस समय हमने गुड्स सेल किया, चाहे पैसा मिला हो चाहे मिलना बाकी हो। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट का रिलेशन कैश से नहीं है। ये नहीं कि पैसा मिलेगा तभी रिवेन्यू रियलाइज हुआ, पैसा मिला या मिलने वाला है, रिवेन्यू अर्न हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट।
बच्चे मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ, मैचिंग। मैचिंग मीन्स मैच करना, मैचिंग मीन्स मैच करना। आप नाम सुने होंगे मैच स्टिक का। मैच स्टिक में क्या करते हैं, माचिस के डब्बे को तीली से मैच करते हैं, मैच स्टिक, बॉक्स को स्टिक से मैच करते हैं। बस ऐसे कोरिलेट कर रहा हूं। आप देखते होंगे कि गर्ल्स बहुत सारे आपके क्लास में आती है, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक मैच करके आती है ना। हेयर बैंड उसी कलर का रहेगा, ड्रेस उसी कलर का रहेगा, शूज उसी कलर का रहेगा, नेल पेंट उसी कलर का रहेगा। ये सब क्या है, मैचिंग है। आप देखते हो कि कई बार दुकान देखोगे मैचिंग सेंटर, जहां पे कपड़े मैच करके खरीदा जाता है, मैचिंग सेंटर है ना। मम्मी कई बार कहती है बेटा साड़ी का फॉल हमारा तो हम मैच करके लेते हैं ना साड़ी से। ये क्या है, मैचिंग सेंटर है, में जाके मैच करते हैं। तो यहां पे क्या वही सब कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये तो मैं कोरिलेट किया। मैचिंग मींस मैच करना, मैचिंग मींस मैच करना। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करना है, कि इस रिवेन्यू को जनरेट करने में कितना खर्चा हुआ, इस रिवेन्यू को जनरेट करने में कितना खर्चा हुआ, सो दैट वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। चलिए देखते हैं। जैसे देखो यहां पे रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच किया जा रहा है कि हमारा रिवेन्यू ज्यादा है कि एक्सपेंसेस से ज्यादा है, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस सही से कैलकुलेट कर सके, इनकम सही से कैलकुलेट कर सके। चलिए देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट। According to this concept, revenue of the period must be matched with the expenses incurred in generating that revenue for the correct determination of net profit. According to this concept, revenue must be matched with the expenses incurred in generating that revenue. मतलब किसी भी revenue को generate करने में जो भी खर्चा लगा है, revenue को expenses से match करेंगे, ठीक है। मान लो बच्चे हमने आपको पढ़ाया तो हमें आया 2500 रुपया, 2500 आया। अब हम देखेंगे कि हमें आया 2500, दिस इज माय रिवेन्यू, मुझे खर्चा कितना हुआ है इस रिवेन्यू को जनरेट करने में। यदि मेरा खर्चा 2500 से कम है, रिवेन्यू ज्यादा है, तो मेरा इनकम है डिफरेंस, और यदि मेरा खर्चा ज्यादा है तो लॉस है, ठीक है। तो रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर एक्यूरल बेसिस। यहां पे ध्यान रखिएगा कि रिवेन्यू और एक्सपेंस एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, मींस चाहे मिला हो रिवेन्यू या मिलना बाकी हो, रिवेन्यू में ऐड करेंगे। चाहे एक्सपेंस पे किए हो चाहे करना बाकी हो, एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे बोला गया है कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस एक्यूरल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। इफ रिवेन्यू आर मोर देन एक्सपेंसेस, then there are income, and if expenses are more than revenue, then there are losses. यहां पे ठीक है, यदि मेरा रिवेन्यू ज्यादा है तो इनकम होगा और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो मुझे लॉस होगा। इनकम निकालने का फॉर्मूला है बच्चे रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। यदि हमारा रिवेन्यू ज्यादा है मेरे एक्सपेंस से तो इनकम होगा, ठीक है बच्चे, ओके। तो आई होप मैचिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि रिवेन्यू को एक्सपेंसेस से मैच करना है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट इनकम ऑफ द बिजनेस इफ आवर रिवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंसेस। एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग रिवेन्यू यू मस्ट ऐड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, चाहे मिला हो चाहे मिलना बाकी हो, दोनों रिवेन्यू का पार्ट है। व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंस यू मस्ट ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, चाहे पे किए हो चाहे करना बाकी हो, हमारे एक्सपेंसेस का पार्ट है। समझ में आ गया बात ना। तो यहां पे हम अगर आपको अच्छे से समझाऊं, थोड़ा सा बता दूं कि यहां पे एक्सपेंसेस में दोनों आ जाएगा, पेड एक्सपेंसेस जो पे किए हैं प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहां पे रिवेन्यू में दोनों आ जाएगा, रिसीव्ड या एक्रूड जो मिलना बाकी है, ठीक है। क्लियर है बच्चे, ओके। नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है डिफरेंस बिटवीन
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। जैसे हम आपको बताए थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो पार्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, accounting concept have legal acceptance. Accounting convention are guidelines based upon customs, usage और general statements. accounting कॉन्सेप्ट जो होता है बच्चे, ये लीगल स्टेटमेंट होता है, और अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होता है वो जनरल गाइडलाइंस होता है, कस्टम्स होता है, मतलब कि जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं पिछले कई ईयर से। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल दीज आर द बेसिक सेंटेंस। चलिए, ले लिए? ओके, नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बच्चे, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिजनेस सारे इंफॉर्मेशन को शो करे। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड ना करे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाटा पे बेस्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब कि ट्रांजैक्शन मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ मैनेजमेंट और अकाउंटेंट। जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो मैनेजमेंट और अकाउंटेंट के पर्सनल बायसनेस से फ्री होना चाहिए। मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सपोर्टेड होना चाहिए। अगर हमने कोई चीज कैश में खरीदा है बच्चे, तो हमारे पास कैश मेमो होना चाहिए। हमने क्रेडिट में खरीदा है, हमारे पास इनवॉइस होना चाहिए। हमने कैश पे किया है, कैश रिसीव किया है, तो हमारे पास रिसिप्ट होना चाहिए। हमने बैंक में पैसा जमा किया है, मेरे पास काउंटर फॉइल होना चाहिए पे इन स्लिप का। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के केस में डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होना चाहिए। तो बच्चे, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, बिल होना चाहिए, जिससे कि अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। जैसे देखिए, according to this convention all significant information relating to economic affairs of the business must be disclosed in the books of account। सारे इंफॉर्मेशन बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेगा। अकाउंटेंट शुड नॉट हाइड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सच एज क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स। एक सेकेंड बच्चे, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि यहां पे लिखना चाहिए था फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। एक बार देख लेते हैं कि आगे फुल डिस्क्लोजर नहीं है। हाँ, हाँ, ओके, ये था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक ना। और यहां पे भी टाइपिंग होना चाहिए था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, बट टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो मैं सही कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। इसको ऑब्जेक्टिविटी को कट करके यहां पे कर लीजिए फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट, अगेन रिपीट कर रहा हूं। तो बच्चे, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कहता है कि ऑब्जेक्टिव लिखा था तो मैंने ऑब्जेक्टिविटी का बता दिया। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, सुनिए। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटेंट सारी इंफॉर्मेशन को शो करे, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड ना करे।
जैसे कहते हैं ना फुल डिस्क्लोजर, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ डिस्क्लोज करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करना है, ताकि बिजनेस के जितने भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको सारे इंफॉर्मेशन मिल सके। तो और जो चीज बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ पाए उसको बैलेंस शीट के नीचे ही शो करना है, बट शो जरूर करना है, बट शो जरूर करना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है फुल डिस्क्लोजर। According to this convention, all significant information relating to economic affairs of the business must be disclosed in the books of account. Accountants should not hide any information from the interested users of accounting, such as creditors, investors, and other. If any item do not find a space in financial statements of the company, then that must be shown in the footnote of the balance sheet, such as contingent liabilities, change in method of valuation of stock or depreciation, market value of investment must be shown in the footnote. जैसे कि मान लो कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, कंपनी के नाम पे ऐसा कोई भी लाइबिलिटीज जो कंपनी का एक्चुअल लाइबिलिटीज नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, दैट मे बी लाइबिलिटीज मे नॉट बी। जैसे केस पेंडिंग इन अ कोर्ट, कोर्ट में कोई केस पेंडिंग चल रहा है, दिस इज कंटिजेंट लाइबिलिटीज, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है, तो ये एक्चुअल लाइबिलिटीज नहीं है, कंटिजेंट है। तो भाई मैं बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में इसको शो कर दे रहा हूं ताकि इन्वेस्टर्स को सारी जानकारी मिल सके। अगर हमने मेथड चेंज किया है स्टॉक वैल्यूएशन का या डेप्रिसिएशन का, तो उसको भी बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में शो करना है। इसके बाद मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट मस्ट बी शोन इन दी फुटनोट। अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख का, तो उस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट का भी मार्केट वैल्यू क्या है, उस 10 लाख के इन्वेस्टमेंट का भी मार्केट वैल्यू क्या है, उसे शो करना है। ठीक, चलिए ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहते बच्चे, टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, नेक्स्ट बच्चे, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहता है कि जरूरी नहीं कि बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में सारा इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन शो करे। जहां पे एक तरफ फुल डिस्क्लोजर कहा कि सब कुछ शो करना है, वहीं पे मटेरियलिटी कह रहा है बच्चे कि केवल जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही शो करिए। हर एक इंफॉर्मेशन शो करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट लेंदी हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट लेंदी हो जाएगा। जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको दूसरे आइटम में मर्ज कर दो, या अगर स्किप करने वाला है तो छोड़ दो। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है मटेरियलिटी। The convention is an exception to the convention of full disclosure। मतलब मटेरियलिटी जो है ये फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। जहां पे फुल डिस्क्लोजर कहा एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज, ये कहता है ओनली इंपॉर्टेंट और मटेरियल इंफॉर्मेशन विल बी शोन। ठीक, according to this convention, items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. These unimportant items are either left out or merged with the other items, otherwise accounting statements will be unnecessary overburden। जो unimportant item है, less important item है, उसको छोड़ दो। सब कुछ शो करोगे तब बुक्स ऑफ अकाउंट लेंदी हो जाएगा, है ना। चलिए टेक स्क्रीनशॉट। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, ऑफलाइन एडमिशन लेना है। तो बच्चे जिनको ऑफलाइन एडमिशन लेना है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर ऑफिस का इंक्वायरी नंबर चल रहा है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2 कॉन्टेक्ट नंबर है, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू कैन कॉल इट और अदरवाइज व्हाट्सएप। चलिए ओके, नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हमें एंटीसिपेशन अभी से करना है, बट होने वाले गेन के लिए नहीं। मतलब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस, एंटीसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट इग्नोर फ्यूचर गेन। फ्यूचर में कोई होने वाला लॉस है उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो, बट होने वाले गेन को नहीं, गेन जब होगा तब रिकॉर्ड करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मुझे पता है डेटर्स के यहां जितना पैसा बाकी है उसमें कुछ पैसा हमारा डूबेगा, तो उसके लिए अभी से प्रोविजन कर लीजिए।
ठीक है। जैसे रिस्क के लिए पहले से प्रोविजन बना के चलिए देखते हैं, और हमेशा अपने आप को सेफ रखिए। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, बच्चे कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन all anticipated losses should be recorded in the books of account but all anticipated or unrealized gains should be ignored। सारे unrealized gain को इग्नोर करना है। Conservatism is the policy of playing safe। Provisions are made for all known losses and liabilities even though amount cannot be determined with certainty। जो भी known liabilities और losses हैं उसके लिए प्रोविजन बना के चलना है, चाहे अमाउंट आपको पता हो चाहे ना पता हो। ठीक है, देखो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का एप्लीकेशन क्या कह रहा है? कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस। जो क्लोजिंग स्टॉक है, साल के अंत में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट में जो रियलाइज करने जिसपे सेल होगा, मार्केट प्राइस जो चल रहा है, दोनों में जो कम है उस पे वैल्यू करना है। मान लो बच्चे कि मेरे पास साल के अंत में 100 यूनिट स्टॉक बचा हुआ है और अगर 10 रुपये पर यूनिट हमने खरीदा है, ये कॉस्ट मेरा है, और मार्केट में चल रहा है 12 रुपीज पर यूनिट मार्केट प्राइस, तो कह रहा है कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, तो कॉस्ट लेस है तो कॉस्ट पे वैल्यू करना है 1000 होगा। और यही अगर मार्केट लेस होता तो मार्केट में, मतलब कि कंजर्वेटिज्म का एप्लीकेशन कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक, साल के अंत में जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको कॉस्ट और मार्केट दोनों में जो कम है उस पे वैल्यू करना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट क्रिएटेड ऑन डेटर्स, डेटर्स से पैसा डूबेगा इसके लिए प्रोविजन पहले से बना के चलना है। डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ेगा इसके लिए प्रोविजन पहले से बना के चलेंगे। हमें क्रेडिटर्स देगा छूट टाइम से पहले पेमेंट करने पे, उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम डेटर्स को देंगे, इसका रिकॉर्डिंग करेंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी सोन एज सरेंडर्ड वैल्यू, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं कि अगर हमको बीच में सरेंडर करना पड़ा पॉलिसी तो हमें कितना मिलेगा। मतलब ओनली अगर एक सेंटेंस में बोले तो कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के बारे में अभी से रिकॉर्ड करना है, जो नोन लॉसेस है जो होगा ही होगा, बट होने वाले गेन को इग्नोर करना है। गेन जब होगा तब रिकॉर्ड करना, लेकिन लॉसेस के लिए पहले से बना के बैकअप चलो, ठीक ना? ओके अच्छे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। At last, thanks for watching the whole lecture and जो भी बच्चे हमारे सेशन को अटेंड किए उनको डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। और चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे, बेल आइकन नहीं दबाए हैं बेल आइकन दबा लीजिए, और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।